नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को कर रहे थे, जिसमें हम 5 चैप्टर अभी तक कर चुके हैं। आज हम छठा चैप्टर करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे 5 चैप्टर जो पुराने वीडियोज़ हैं नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत से प्रश्न बनते हैं यहाँ से, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। तो हम इस अध्याय में ये बहुत से प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं राज्य के भौतिक स्वरूप के बारे में। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है, ये आएगा आगे भी। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न याद रखना, ठीक है। कितने भौतिक भागों में? 4। थार का मरुस्थल 1, अरावली 2, पूर्वी मैदान 3 और दक्षिणी पूर्वी पठार 4। इन 4 प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। आगे देखते हैं। पहला देखेंगे अब अपन थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में और लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो थार का मरुस्थल है वो राज्य के कितने जिलों में फैला है और कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है राज्य के। तो 61% भूभाग पे और 12 जिलों में, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, ठीक है, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा कहलाएगा? तो अपना थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ये प्रश्न बनेगा कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन से जिलों में फैला हुआ है, या फिर इन जिलों में फैले हुए मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय महामरुस्थल कहते हैं इसको, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालुका स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे, स्थानीय भाषा में बालुका स्तूपों को। थार के मरुस्थल का धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। और ये जो थार का मरुस्थल है इसे इन अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है इसकी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है। तो ये था अपना थार का मरुस्थल। इसमें कुछ जो अपन ने मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं अपन अरावली पर्वत। अरावली पर्वत देखते हैं। तो अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है, ठीक है। दिशा कौन सी है वो भी देख लीजिएगा, और कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो अरावली जो है 9% भूभाग पर है, ठीक है। और दिशा कैसी है इसकी?
दक्षिण पश्चिम यानी कि इधर से लगाकर शुरू होती है और उत्तर पूर्व यानी कि ऐसे, ठीक है, राज्य में हमारे इसकी जो है ऐसे फैली हुई है अरावली, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, ठीक है, शुरू कहाँ होती है, दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है। ये प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखें इनका। और कहाँ ख़त्म होती है, तो उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक, ठीक है, कहाँ पर ख़त्म होती है, उत्तर में दिल्ली रायसीना, अपना राष्ट्रपति भवन जहाँ स्थित है उस क्षेत्र में। और कितनी है इसकी लंबाई, तो 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ वर्षा करती है, पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में, मानसून को रोक देती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर तुम्हें राजस्थान की जीवन रेखा पूछा जाए तो कौन है, अरावली पर्वतमाला। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला, और मरुस्थल की जीवन रेखा किसको, इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ये प्रश्न तो हजारों बार आया होगा परीक्षा में, तो आपके भी आ सकता है, हल्के में ना लें। अब अपन देख रहे हैं मानचित्र देख रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। तो ये जो है ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। और ये जो पूरा क्षेत्र है आपको दिखेगा, सिर्फ ये जो अपन ने अंदर मार्क किया उसको छोड़कर ये पूरा जो है वो आपका क्या है, मरुस्थल, ठीक है। ये क्या है, गग्गर का मैदान है, इधर बांगड़ शेखावाटी प्रदेश और इधर लूणी बेसिन, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला है, कौन सी, ये वाली, ये जो है ये अरावली पर्वतमाला है। और इसके इधर जो है वो पूरा मरुस्थली प्रदेश ही कह सकते हैं अपन। यहाँ आपका आबू पर्वत है और ये बोराट का पठार है, इधर नीचे माही का मैदान है, इधर हाड़ौती का पठार है ये पूरा, इधर विंध्यान कगार है और ये चंबल का मैदान है, ये बनास बेसिन है, ठीक है। तो ये मुख्य मोटे मोटे जो तौर पे अपन ने देखा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का ये एक मानचित्र, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हाँ, पूर्वी मैदान, अब अपन देखेंगे पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है, ठीक है। पूर्वी मैदान जो है वो राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, तो 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग का उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेडलैंड टोपोग्राफी, ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्खात भूमि किसे कहते हैं, डांग किसे कहते हैं, बीहड़ किसे कहते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र, नाली अपर्दन, ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। देखो यह क्षेत्र तो कम है लेकिन जनसंख्या जो है वो 40% निवास करती है। देखिए 23% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है, जबकि हमने मरुस्थल में देखा था 61% जो भूभाग है उस पर 40% था। तो ये काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बनेगा।
राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के रूप से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह 56 नदी नालों से निर्मित मैदानों के कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है, 56 का मैदान क्या है, तो इसके बारे में ये आपको दे रखा है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में जो है 56 गांवों का समूह है, उसे 56 का मैदान कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है जो उपजाऊ मिट्टी है। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग का ही प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने से हाड़ौती पठार कहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती पठार कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 7% भूभाग पर फैला हुआ है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर। ठीक है, मध्यम काली और उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, सिरोही में उड़िया आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़ में स्थित मैसा पठार, चित्तौड़ एवं भिलवाड़ा जिले में पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया पठार। ये सारे पठार याद रखिएगा आप, इनमें से बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अपने ये स्लाइड देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं क्या है। अब है जलवायु एवं व ऋतु चक्र। ठीक है, इसमें क्या है, जलवायु एवं ऋतु चक्र पढ़ेंगे अपन। तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है, तो 5 प्रकार की, जो कि एकमात्र ऐसा प्रदेश है भारत का, अपन कह सकते हैं। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अपन देखेंगे तो अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्व जिला में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है इन क्षेत्रों में। जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी है, जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। ठीक है, शुष्क प्रदेश है, ये तो सब जानते ही अपन। आगे देखते हैं, मानचित्र, औसत वर्षा का मानचित्र दे रखा है आपको। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर औसत वर्षा का मानचित्र है। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा अपने कहाँ है, जैसलमेर में है, और सबसे अधिक अगर अपन कहें तो यहाँ पर अपने ये झालावाड़ में। सबसे अधिक वर्षा किस जिले में, तो झालावाड़ जिले में। सबसे कम कहाँ है, तो अपने जैसलमेर जिले में। लेकिन सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो यहाँ पर एक चिन्ह देख रहे होंगे आप, माउंट आबू में। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो माउंट आबू में होती है। सबसे अधिक किस जिले में होती है, तो झालावाड़ में। और सबसे कम किस जिले में होती है, तो जैसलमेर में होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे, ये 50 डिग्री रेखा है, कौन सी, 50 डिग्री रेखा है, सॉरी 50 डिग्री रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर रेखा कह सकते हैं अपन इसको। ये बारिश जो है उसको राजस्थान के जो 2 भागों में डिवाइड करती है। 50 सेंटीमीटर रेखा कहेंगे अपन इसको, जिससे इस तरफ 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और उस तरफ 50 से कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप ये मानचित्र आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अपन देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। अब अपन ऋतुओं के बारे में देख रहे हैं। तो अपन सबसे पहले जो है ग्रीष्म ऋतु को देखेंगे। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है।
पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश रहता है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, कब? ग्रीष्म ऋतु में। आगे देखते हैं वर्षा ऋतु। अब अपन देख रहे हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा कौन सा मानसून करता है, तो बंगाल की खाड़ी वाला, और किस क्षेत्र में करता है, तो पूर्वी राजस्थान में। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में, जैसा कि हमने देख पढ़ा है अभी, लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है, जिससे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले लगभग 10 सेंटीमीटर में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू। ये तीनों चीज़ें अपन ने उस मानचित्र में देख ली है, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये भी अपन ने मानचित्र में देख लिया। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट जरूर कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा इसके। आगे देखते हैं अपन तो शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ शीत लहर से ठंड बहुत बढ़ जाती है। और एक चीज़ कि माउंट आबू जो है वहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, सबसे अधिक ठंड होती है। ये चीज़ें दो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ और देख लीजिए, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं या फिर इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं अकाल और मरुस्थलीकरण। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो यहाँ अपन को एक सामान्य सी चीज़ बताइए कि किस वजह से जो है मरुस्थलीकरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इन चीज़ों को देख लीजिएगा आप। तो आगे देखते हैं। इसमें हमारा चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो चुका है। आगे मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपको, उससे आप ये कुछ शब्दावली देख लीजिए। बंजर यानी कि अनुपजाऊ, बीहड़ उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि होती है। सम वर्षा रेखा जो है मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। मानसूनी हवाएं जो है वो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं हैं। और अपर्दन जो है वो जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना है।
तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे जो इस पार्ट में आए हैं, जिन आप जानना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, इसमें से आपको बताना है। फिर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको इसमें से बताना है। और आपको ये रिक्त स्थान भी बताने हैं। तो चलिए, आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।